whatever happens for the best, and you have to take whatever comes to you in your life in your stride. टिपिकल बच्चा हो या नॉन टिपिकल बच्चा हो, सारे इंसानों के अपने ही चैलेंजेस होते हैं. अब देखिए, सुसाइड, डिप्रेशन, ये मुख्तलिफ किस्म के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. इससे भी पेरेंट्स स्ट्रेस हो सकते हैं. So accept your child for who they are, embrace them, and believe कि and they're all capable and they're all intelligent, and you want to explain the world to your child अगर autistic हो in a way कि वो समझते हैं, and take them out wherever you go and be proud of them and be confident and do as much as you can to help them. Don't rely therapy के ऊपर सिर्फ, because therapist के पास बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन आपका बच्चा है, तो take responsibility, put in the effort, and miracles will happen. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I welcome you all in another amazing podcast. I've invited Isma Khan here to talk about autism and ABA therapy. Assalamu alaikum Isma. कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? Alhamdulillah, I'm all good. I'm all good. Thank you so much for your time. And finally, we are talking. Yes, absolutely. अब क्या कह सकते हैं, इन मुश्किल वक्त में टाइम ढूंढना, लेकिन अब हमको मिल गया, so we can go ahead and have our discussion. Yeah, sure. Looking forward to listening some important insights from your end. Let's just got to know about you. आप इंट्रोडक्शन करा दें अपना, so then we start. तो ठीक है, तो मेरा नाम है इस्मा खान और मैं कराची में रहती हूँ. तकरीबन 1 साल हुआ है कि मैंने कराची में एक सेंटर खोला था जिसका नाम है आई केयर, और उससे पहले मैं घर से काम करती थी. तो जस्ट लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, मैं पाकिस्तान तकरीबन 15 साल के बाद वापस आई हूँ. मैं बाहर रहती थी और मैंने यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ा था, और मेरे कज़न हैं जो ऑटिस्टिक हैं, और मैं हर वक्त इंटरेस्टेड थी कि ये अपने टिपटोज पे क्यों चलता है, अपने हाथों को क्यों फ्लैप करता है. तो जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा था तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा सीखा था. और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी, तो फिर उसके बाद मैं गई थी लंदन, और लंदन में मैंने एक स्कूल में काम किया था ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, और हम वहाँ ABA थेरेपी करते थे, जिसके बारे में हम और बात करेंगे आज. एक किस्म की थेरेपी है जो बिहेवियर एनालिसिस कहलाता है. तो फिर मैं उन बच्चों के साथ मैं 1-on-1 थेरेपी करती थी. फिर मैं दुबई शिफ्ट हुई, मैंने वहाँ एक अमेरिकन क्लिनिक में काम किया था जो काफ़ी मशहूर है दुनिया में, कार्बन क्लिनिक नाम है, जहाँ हम थेरेपी करते थे. और फिर मैं कराची आ गई. तो अब मैं कराची में हूँ. मैं अभी अपने सेंटर में बैठी हूँ आई केयर में, और यहाँ हमारे जो बच्चे आते हैं, देर बिटवीन 2 years to 7 year olds, और देर ऑटिस्टिक, डेवलपमेंटल डिले, स्पीच डिले. हमारा एक टीम भी है और हम इन बच्चों के साथ काम करते हैं. Amazing. So it's like you decided to come back to Pakistan. So that's one good thing that I identified here. That's like commendable. So जी, आई थिंक इट वाज इतना, जब मैं आती थी छुट्टियों में, मैं देखती थी कि कितना नीड है यहाँ. तो फिर मैंने अपना वैसे फर्दर क्रेडेंशियल भी किया था. साइकोलॉजी के बाद मैंने अपने मास्टर्स ABA में किया था, और उसके बाद मैंने एक और क्रेडेंशियल किया कॉल्ड द बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट. तो मैं एक BCBA भी हूँ, तो मेरा बोर्ड USA में है, मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ. तो जब मैं पाकिस्तान शुरू में आई थी तो मैं सिर्फ एक ही थी पूरे पाकिस्तान में. तो अब आप सोचें, इस वजह से मैं ही आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ बहुत कम ऐसे काम हो रहा है, और मैं चाह रही थी कि मैं हमारे मुल्क को भी मुल्क के बच्चों के साथ भी काम कर पाऊँ. Wow, that's somewhat pretty much patriotic. So जी, थोड़ा सा आप कह सकते हैं. Commendable, highly commendable. Mashallah. So we'll start with autism. अच्छा, just to let you people know कि मैं एक autism के ऊपर पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन you are माशाल्लाह more experienced professional. So हम थोड़ा सा ABA थेरेपी के ऊपर भी काफी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन to begin with, let's just talk about autism and the myths related to autism. Okay, so first I'll just say कि ऑटिज्म क्या है. ठीक है, ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें 2 मेन सिम्टम्स होते हैं. पहला सिम्टम वो होता है कि बच्चों का स्पीच और कम्युनिकेशन के मसले होते हैं, तो वो उनके लिए कम्युनिकेशन में थोड़ी मुश्किल होता है. और
उसके अलावा रिपेटिटिव और स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक चीज़ शायद बार बार करें, या वो उनकी सेंसरी बिहेवियर्स होते हैं, तो हाथों को शायद फ्लैप करना, उंगलियों को कानों में रखना, टिपटोस पे चलना, और उनके उन दोस्त बनाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज उनको लोगों को समझना उनके लिए मुश्किल होता है, वो थोड़ा बहुत अपनी दुनिया में रहते हैं। सो ऑटिज्म इट्स अ स्पेक्ट्रम, तो बच्चा कहीं भी स्पेक्ट्रम पे हो सकता है। हाई फंक्शनिंग होते हैं जो माइल्ड केसेस होते हैं, और फिर लो फंक्शनिंग होते हैं जो सिवियर केसेस होते हैं। तो बच्चा कहीं भी स्पेक्ट्रम पे हो सकता है, और ज़्यादातर यूजुअली बिटवीन 2 to 3 years old उनकी सिम्टम्स नज़र आते हैं, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से ज़्यादा ऑब्वियस होता है अगर वो ऑटिस्टिक है या नहीं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑटिज़म। ऑटिज़म के साथ ये है कि ऑटिस्टिक बच्चे, लोग सोचते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों की सोच और उनकी इंटेलिजेंस कम होती है टिपिकल बच्चों से, लेकिन असल में दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स अ मिथ। बिकॉज उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, और इनफैक्ट उनकी इंटेलिजेंस टिपिकल बच्चों से भी ज़्यादा होती है, बस क्योंकि उनके लिए एक्सप्रेस करना और आपके साथ कम्युनिकेट करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो लोगों को लगता है इनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उनको समझ आता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टीच देम इन अ वे कि वो समझते हैं। तो विजुअल लर्नर्स ज़्यादातर होते हैं, तो टीच देम विजुअली। अनदर मिथ इज, लोग सोचते हैं कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैव अ लुक, के ओ ही डजंट लुक ऑटिस्टिक। एक लुक नहीं होता ऑटिज्म का, दे लुक लाइक टिपिकल चिल्ड्रन। ऐसे कोई मसला, जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे, उनके फीचर्स थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, लेकिन या डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी टिपिकल दिखते हैं, लेकिन शायद उनके बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि वो शायद थोड़ी डिफरेंट है। एक और जो मिथ है, जो काफ़ी लोग सोचते हैं ऑटिज्म के बारे में, वो है कि वो इमोशंस, उनको हैप्पीनेस या सैडनेस फील नहीं होता, बिकॉज वो अपने इमोशंस को कम एक्सप्रेस करते हैं। बट दे डू फील इमोशंस, दे डू गेट सैड, दे डू गेट हैप्पी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिस्पेक्ट करें कि जब वो आपको दिखा रहे हैं कि वो रो रहे हैं, तो ऑफकोर्स दे सैड, और जब वो हंस रहे हैं तो वो खुश हैं। लेकिन कभी कभार वो हंसते भी हैं क्योंकि एक सेंसरी इशू होता है, तो अंदर से उनकी ब्रेन में उनकी वायरिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो शायद कुछ सोच रहे हैं और इस वजह से हंस रहे हैं। एक और चीज़ है, लोग सोचते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे दूसरे लोगों के इमोशंस नहीं समझ सकते, लेकिन वो समझ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर वो बिहेवियर से ही समझ जाते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चे को डांटो तो वो शायद नहीं समझेंगे कि आप गुस्सा हैं उनके साथ, लेकिन अगर आप उससे कुछ ले लें जब आप गुस्से में हैं, तो उनको समझ आ जाएगा कि आप उनसे खुश नहीं हैं, इस वजह से आपने लिया है। तो शायद डांटने से और चीखने से वो शायद समझेंगे नहीं कि आप गुस्से हैं या नहीं, लेकिन अगर आप उनके साथ कुछ करेंगे तो उनको ऐसे ही समझ आ जाएगा। बहुत से मिथ्स हैं, लेकिन मैंने आज बस थोड़े से मिथ्स के बारे में मैंने डिस्कस करने थे। सो दीज आर सम ऑफ द मेन वंस व्हिच आई यूजुअली मैं सुनती हूँ। ओके, एंड मिथ्स बेसिकली मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें इट्स मोर अबाउट जो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी वजह से बेसिकली क्रिएट हो रहे होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप यू नो बेस्ड आउट ऑफ समथिंग दैट्स देयर, पीपल जस्ट जज इट और फिर उसको लेबल करके ना आप उसको एक मिथ क्रिएट कर देते हो। इफ थोड़ा सा है ना वो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू ट्राई टू एम्पैथाइज, सो समहाउ जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया बीइंग एन एक्सपर्ट, सो समहाउ ये सारे मिथ्स हैं वो आप शटर कर सकते हैं। बिल्कुल, एंड आई थिंक एक्सेप्टेंस एक अलग अलग अपने अलग जगह में है, और अवेयरनेस कम है, लोग इसके बारे में इतना जानते नहीं हैं। तो और असल में मैंने एक टीवी शो किया था जो यूट्यूब पे भी है, चाय टोस्ट, और उस पे मैंने होस्ट किया था 2 महीने के लिए ऑटिज्म के बारे में। और आई रेकमेंड कि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी देखें, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, टू एजुकेट पीपल टू अंडरस्टैंड कि एक चीज़ है एंड इट्स ओके, इन बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकेंगे, पर आपने इनको इसी ऐसे तरीके से सिखाना है कि वो समझते हैं। Agreed. So talking about this ABA therapy, जी, what is it और ओके। क्या फायदे हैं इसके? So ABA therapy stands for Applied Behavior Analysis. Okay, Okay. sounds technical, इतना technical नहीं है. It basically means understanding human behavior. हमारी जो behaviors होती हैं, हम जो चीज़ें सीखते हैं,
It's all to do with human behavior. Applied का मतलब है that is applied means socially significant. So anything a human being does is applied. Eating independently, toothbrushing, communicate करना, matching करना, following instructions, imitation, मुख्तलिफ किस्म के skills होते हैं. So these are all different types of behaviors. Now the behavior analysis is a science. So everything that जो हम इस therapy में करते हैं, it's based on science. It's been tested, research papers have been conducted, and then we use the practices and procedures. So it's all evidence based. And it was started many years ago by a gentleman called B.F. Skinner and मुख्तलिफ other people who researched human behavior. They पहले उन्होंने एक study किया था कुत्तों के बारे में कि जब कुत्ते एक बेल सुनते हैं तो उनको फिर पता चल जाता है. जब भी कुत्ता बैठता था और बेल सुनता था, बेल के बाद खाना आता था. तो फिर क्या हुआ कि कुत्ता ने फिर सीखा कि जब बेल हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी थूक शुरू हो गया था क्योंकि उसको पता था अब खाना मिलेगा. तो उन्होंने पहले जानवरों पे एविडेंस के लिए रिसर्च किया था, फिर इंसानों पे आए थे. सो ABA थेरेपी इज एविडेंस बेस्ड, इट्स अ साइंस, इट्स everything that we use is proven, और उसके अलावा it's proven to be the most effective therapy for children with autism. And that is because autistic children जो speech और communication होती है ना वो कम होती है. तो हम उनको कैसे समझते हैं? उनकी behavior से. तो हम उनकी behavior को analyze करके ही उनको सिखाते हैं कि कैसे communicate करना होता है और कैसे इस दुनिया को समझते हैं. So that is a ABA in a nutshell. Okay. And what are the benefits? As you mentioned कि एक तो proven है, लेकिन like since you're here and आप अपने center पे काम कर रही हैं, would you like to share some cases के जहाँ पर you seen some like improvements and everything? Absolutely. So ABA is very effective because it is very individualized to the child. So whatever goals हम select करते हैं, they're only based on the child skills और उसके मुताबिक हम उनको फिर सिखाते हैं. तो शुरू में हम एक baseline establish करते हैं कि उनके क्या क्या skills हैं और फिर उसके मुताबिक सिखाते हैं. So one of the advantages of ABA therapy is it's individualized. ठीक है. उसके अलावा जो strategies हम इस्तेमाल करते हैं, they are proven to be effective. But again, हर बच्चे हर strategy के साथ different respond in different ways. So we have to adjust how we work with the child. उसके अलावा because ABA focuses on behavior, we focus on so many different types of behaviors. Communication skills पे काम करता है, attention पे काम करते हैं, social skills, academics, writing, fine motor skills, life skills. तो ABC is all encompassing. ABA covers many different domains. It's not just about speech. And also another thing to keep in mind is that जब ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कम्युनिकेशन मुश्किल होता है तो उनके काफ़ी चैलेंजिंग बिहेवियर्स होते हैं, मारते हैं, रोते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं. तो बिहेवियर थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड कि उनके बिहेवियर्स क्यों हो रहे हैं और कैसे संभालना चाहिए और उन बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि अगर वो कुछ फील कर रहे हैं तो अपने आप को वो कैसे एक्सप्रेस कर पाएँ. So ABA is overall extremely beneficial because it's individualized, it covers so many different domains, communication, life skills, and the biggest goal of ABA is to help a child reach their maximum potential. So हम एक base से शुरू करते हैं and then we try and allow the child to be as independent as possible and learn as many skills as possible. Okay, so you mentioned about communication here, and लेकिन ये जो communication है, I don't think कि वो सिर्फ बच्चे के एंड तक हुआ है. You being a therapist, ठीक है ना, you being an expert, आपके साथ एक केस है जो बच्चा इन्वॉल्व है, somehow उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे. How do you think like this communication, just this communication thing can relate this कि एक एक्सपर्ट है, ठीक है ना, एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है और एक उसके पेरेंट्स हैं, तो this thing communication का जो इशू है, how do you think it सॉल्व हो सकता है? So initially what you want to see is जब आप बच्चे की communication समझना चाह रहे हैं, first you want to see कि वो फ़िलहाल कैसे communicate करते हैं. तो usually young children, early learners, वो communicate हाथ को लेके जाके उस चीज़ के पास लेके जाते हैं और फिर वो उनको वो चीज़ मिल जाता है. What's very important to remember is जितना आप अपने बच्चे को वो चीज़ दे देंगे, जब वो हाथ लेके जाते हैं, वो सीख जाएंगे कि मुझे हाथ ही लेके जाना है, मैं वही उनका communication हो जाएगा. That makes them lazy to talk. So what you want to do when you're talking about communication is you want to see ये बच्चा के कोई skills हैं,
बैबल करते हैं, साउंड्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आई कॉन्टैक्ट देते हैं, सुन सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं। यू वांट टू फर्स्ट सी उनकी प्री रिक्विजिट स्किल्स हैं या नहीं। फिर अगर बच्चा बहुत साइलेंट है, बहुत कम रैंडम आवाज़ें निकालता है, तो यूजुअली वी कैन डू साइन लैंग्वेज। और बहुत से लोग सोचते हैं कि साइन लैंग्वेज से बच्चा कभी बोलेगा नहीं, बट दैट्स नॉट ट्रू। साइन लैंग्वेज इंकरेजेस स्पीच, बिकॉज जब भी इट्स बेटर कि बच्चा साइन करे चिप और उनको चिप मिलेगा, और हर वक्त वो साइन करेंगे, हम बोलेंगे चिप, तो वो क्या करते हैं कि वो साउंड चिप का साइन से एसोसिएट कर लेंगे, एंड देन कभी कभार मुंह से ही उनके मुंह से निकल आ सकता है। तो दैट्स हाउ वी कैन वर्क ऑन कम्युनिकेशन। उसके अलावा फॉर चिल्ड्रन हु आर वोकल, उनकी स्पीच होती है, हम उनको सिखाते हैं कि अगर पानी चाहिए बोलो पानी, फिर बोलेंगे पानी, फिर हम देंगे, नहीं बोलेंगे नहीं मिलेगा। बट अगेन हर बच्चे के लिए we have to adjust it accordingly depending on what they can do. And imitation is very important because when you teach a child कैसे communicate करना होता है, speech हो या sign हो, उनको आपको देख के communicate करना है ना, तो आपको उनको imitation skills पहले सिखाने चाहिए कि do this, फिर आपको देख के copy करेंगे, या do this, they learn to copy you जो भी आप कर रहे हैं objects के साथ, और फिर you come on more to other communication methods. Okay, so as you mentioned about the theory थी सही ना, that's more relatable के stimuli attach करना जरूरी होता है, ठीक है, to get the desired response, ठीक है। So somehow this is, क्योंकि देखिए दोनों चीजें ना, before verbal नॉन वर्बल के थ्रू काम करना पड़ता है। What I'm getting from here is कि आप नॉन वर्बल के थ्रू you can direct the behavior towards the verbal communication, and somehow इसको हम चैनलाइज कर सकते हैं, so वो चीज है ना वो ज्यादा इफेक्टिवली हो सकती है rather than that pushing more towards verbal and neglecting the non-verbal. Right. I mean absolutely. आपको पहले देखना होता है कि देखिए, एक चीज मैंने क्लैरिफाई करना, आपने वर्बल नॉन वर्बल के लफ्ज अभी इस्तेमाल किए हैं, मैं आपको एक चीज बताऊंगी। वर्बल बिहेवियर या वर्बल का मतलब है कम्युनिकेशन, बात करना वर्बल बिहेवियर, साइन करना वर्बल बिहेवियर, तस्वीरें इस्तेमाल करना वर्बल बिहेवियर। All of these are actually verbal behaviors. लोग सोचते हैं वर्बल का मतलब है बात करना, बात करना का होता है vocal verbal behavior, लेकिन verbal behavior means all forms of communication, and non-verbal means communication that is not sign, not speech and not pictures. हाथों से लेके जाना is non-verbal behavior, ठीक है। तो it's very important to differentiate कि आपका बच्चा पहले कितना वर्बल है या कितना नॉन वर्बल है, और उसके मुताबिक उनके साथ काम करना होता है। Okay, appreciate you highlighted this and get this clear. So talking about again मैं पेरेंट्स को और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इस पे साथ लेके चलता हूँ, तो फोकसिंग अबाउट दिस के कोलैबोरेशन किस तरह से होगा, ठीक है ना। आपने बात की एक्सेप्टेंस की, ठीक है ना, और कभी कभी होता है कि वो पेरेंट्स है ना वो उनको अंडरस्टैंड करने में कभी इशू आ रहा होता है, एक्सेप्ट करने में ना फैमिली की तरफ से थोड़ा इशू आ रहा था। हाउ डू यू थिंक कि ये कोलैबोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें कंसिस्टेंसी किस तरह से रखी जा सकती है? देखिए, collaboration is the most important thing between the experts and the professionals and the family, because अगर बच्चा थेरेपी के लिए 1 या 2 घंटे के लिए जाते हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक फिर वो घर पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि एक सेटिंग में मुझे ऐसे होना है और घर पे मुझे ऐसे होना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द पेरेंट्स वर्क विद द टीम टू वर्क ऑन जो भी स्किल्स हम उनको बताते हैं, और कोलैबोरेशन के साथ कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने हम कंसिस्टेंट हो कि हम थेरेपी में एक तरीके से बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाते हैं। देखें, अगर मैं बच्चे को सिखा रही हूँ कि आप पहले पजल साइन करो तो आपको पजल मिलेगा, फिर वो घर जाएंगे और वो बोलेंगे और वो माँ के हाथ पजल के पास लेके जाएंगे और या रोएंगे और उनको मिल जाएगा, तो फिर कंसिस्टेंसी इसका चला जाएगा, क्योंकि घर पे नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ हो रहा है, और फिर उसके मुताबिक वो आहिस्ता से सीखेंगे क्योंकि कम एक्सपोजर मिल रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर टू बी कंसिस्टेंसी एंड फॉर बोथ पार्टीज टू कम टुगेदर। अब एक चीज़ मैंने देखा था, इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोविड में, ठीक है, मेरे अब मेरे सेशंस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे थोड़े से। तो क्या हुआ था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते थे, फिर वो घर पे हैं, तो अब ऑनलाइन सेशन में हमने क्या शुरू किया था कि मैं माओं को ट्रेन करती थी और फिर वो सेशन लेते थे। तो जब वो सेशन लेते थे वो ज़्यादा सीख
सीख गए थे और फिर वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे थे घर पे। तो मेरे 2 क्लाइंट्स जो बात कर नहीं सकते थे पहले, वोकल हो गए, वो बात करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि फिर माओ ने कंसिस्टेंटली वही चीज़ जो मैंने उनको बोला था इम्प्लीमेंट किया था, एंड इवेंचुअली इट वर्कड। सो दैट जस्ट शोज कि कोलैबोरेशन और कंसिस्टेंसी कितना इम्पोर्टेंट है। जितना एक्सपोजर बच्चे को मिलेगा उतना ही, और जितना रिपीटेटिव होगा टीचिंग की मेथड्स, उतना ही जल्दी सीखेंगे। सही सही सही, अग्री टू दैट। अच्छा, फैमिली में यहाँ जो फोकस हो रहा है दैट्स ऑन द इमीडिएट फैमिली, ठीक है। एक जो बिहेवियर इमीडिएट फैमिली को एनकाउंटर होता है वो होता है एक्सटेंडेड फैमिली से या सराउंडिंग से, ठीक है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, नेबर्स हो गए, चाइना ऑफिस कलीग्स हो गए, कुछ भी। हाउ डू यू थिंक वो कितना इन्फ्लुएंस करता है एक फैमिली या पेरेंट के ऊपर, है ना, दैट अल्टीमेटली कैन अफेक्ट अ चाइल्ड? देखिए, आई वुड से whoever interacts with the child they have to all do the same thing। अभी ये पाकिस्तान में आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि हमारे जॉइंट फैमिलीज होते हैं, जो अच्छी चीज़ होती है लेकिन बुरी चीज़ भी होती है। बुरी चीज़ इस वजह से होती है बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मैंने माँ को ट्रेन किया कि आपने ये इम्प्लीमेंट करना है, माँ ने हस्बैंड को बता दिया, वो भी कर रही है, लेकिन दादी, नानी, फुप्पी, खाला जो भी है वो सोचेंगे वो ये रो रहा है, उसको वो दे दें, ये ऐसे कर रहा है, उसको दे दें। अब जितना बाकी लोग एक्सटेंडेड फैमिली अपना चीज़ करेंगे और सुनेंगे नहीं कि उनको सर्टेन तरीकों से बच्चे को सिखाना है, कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो द प्रॉब्लम विद जॉइंट फैमिलीज इज दैट सब एक पेज पे नहीं होते, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको एक पेज पे होना है और सबको बच्चे को एक तरीके से सिखाना होता है और रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर बच्चा रो रहा है क्योंकि उनको चिप्स चाहिए और उनको मांगने का तरीका नहीं पता, माँ उसको सिखा रही है कि पहले बोलो चिप फिर मिलेगा, लेकिन फिर वो जब बच्चा नानी के पास चला जाता है तो वो रोता है तो नानी दे देती है, तो फिर बच्चा सोच सीख जाएगा कि जब मैं रोता हूँ तो मुझे मिल जाता है, लेकिन मुझे जब मैं चिप बोलता हूँ उस वक्त ही मिलता है। तो they'll get confused कि you know what do I do? So that's very important कि it does make a difference. Everyone in the house has to do the same thing. ओके, एंड अच्छा, ये जॉइंट फैमिली वाला पार्ट था। इसमें एक पार्ट जो मुझे लगता है वो आता है कि जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, सही है, कि फैमिली इज ओपन, ठीक है ना, चले हम सिर्फ इमीडिएट फैमिली की बात करते हैं। पेरेंट्स आर सो ओपन, सही है ना, और उनकी है ना कोलैबोरेशन भी बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है। हाउ टू फील डील विद एक्चुअली जो लोगों के बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है ना, जो तनकीद होती है, जो नॉन एक्सेप्टिंग बिहेवियर होता है, जो लेबल्स और जजमेंट्स होती हैं सोसाइटी की, तो पेरेंट्स उससे किस तरह डील कर सकते हैं? एंड लाइक यहाँ पर एक्सपर्ट का क्या रोल आता है कि वो किस तरह से रहना वो अब मैं पेरेंट को? जो पहली चीज है मैं बोलूंगी कि आप अपने बच्चे को छुपाए ना। आप नहीं सोचिए कि मैं अपने बच्चों को इधर या उधर नहीं लेके जाऊंगी बिकॉज ये ऐसे है या ये वैसे है। पहली चीज है कि पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना है। हाउ डू दे डील विद सोसाइटी? फर्स्ट पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करना है कि मेरा बच्चा ऐसे है एंड इट्स ओके। Then they have to be proud of their child, and wherever they go take their child out. Okay, it's because लोग पेरेंट्स अपने, और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ एजुकेटेड भी, एक्सपोज भी, वो भी नहीं दिखाना चाहते अपने बच्चे को। और मैं कहती हूँ कि जितना आप छुपाएंगे ना दुनिया से, उतना ही इस वजह से पाकिस्तान इतना टैबू टॉपिक हो गया है, और लोग अगर किसी को देखेंगे जो डिफरेंट है वो स्टेयर करते हैं बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट, एंड इट्स वेरी सैड बिकॉज बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा उनकी अवेयरनेस है और पाकिस्तान में कम है। इसी वजह से कि लोग सोचते हैं, ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा ऐसे। देखें, पेरेंट्स अपने बच्चों को चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह ने ऐसे आपको बच्चा दिया है, आपको एक्सेप्ट पहले करना है, टेक देम आउट वेयरएवर यू गो एंड एम्ब्रेस देम। अगर सोसाइटी आपको चीज़ें बोलेंगे आप बोलें देखिए अल्लाह ने मुझे ऐसे बच्चा दिया, ये बहुत अक्लमंद है, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, और ये प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। जैसे अगर आपका टिपिकल बच्चा हो, आप उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, आप वैसे ही इनको प्रोटेक्ट करें। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू बिलीव कि जो भी आपकी किस्मत में है इट्स फॉर द बेस्ट। देयर इज नो वन मोर, इस दुनिया में किसी और के पास और पावर नहीं है जो अल्लाह के पास है, और अगर अल्लाह ने आपको ये दिया है एक वजह है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड बी प्राउड ऑफ योर चाइल्ड, बिकॉज जितना आप अपने बच्चे को छुपाएंगे आपका बच्चा भी शेल्टर रह जाएगा। The more you expose him, the more he will also learn, the more he will also, or she will understand the world. So I would say be strong, be confident, protect your child, be proud and accept your child for who they are and love them for who they are, because ये बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं और ये माँ बाप को ऐसी चीजें सिखा सकते हैं जो कोई और बच्चा सिखा नहीं सकता। Agreed to that. Agreed.
बिकॉज मुझे इसमें एक चीज ये भी लगती है, सिंस मैं इंडिविजुअलिटी को ना क्रिएटिविटी से हमेशा लिंक करता हूँ, एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इफ एक चीज की कमी रखी जाती है तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज आपको बढ़ा के दे दी जाती है. सो यू हैव नो आइडिया कि एक जो इस तरह का चाइल्ड है, सही ना, उसके अंदर क्या पता ऐसी खुसूसियात और सलाहियत मौजूद हो जो आपको है ना वो किसी दूसरे चाइल्ड में कहीं मिल भी ना रही हो. सही है. ये तो somehow मुझे लगता है कि मे बी इट्स मोर अबाउट एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, एंड लाइक जो आप बात कर रही हैं, सही है, उसको अंडरस्टैंड करके अगर उसको थोड़ा सा है ना वो चैनलाइज कर दिया है उसके बिहेवियर को, ठीक है, एंड यू अलाउ दैट चाइल्ड टू यू नो लाइक शोकेस देयर स्किल्स, सो मे बी यू नेवर नो कि क्या पता फ्यूचर में आपको कोई एक बहुत ही इंतहाई क्रिएटिव और एक आर्टिस्ट आपको यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द चाइल्ड. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू. Okay, so far it's quite an amazing discussion. If you have some last words or summary from your end, so that would be great. I think, I mean, just to end it, जो मैंने अभी बोला था मैं फिर से बोलूंगी कि एक जो भी देख रहे हैं उनको एक याद रखना है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं या ये पॉडकास्ट देख रहे हैं बिकॉज आपने कुछ समझना है, कुछ सीखना है. और अगर आपने ये देख के कुछ सीखना है, मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो आप याद रखें कि whatever happens for the best, and you have to take whatever comes to you in your life in your stride. टिपिकल बच्चा हो या नॉन टिपिकल बच्चा हो, सारे इंसानों के अपने ही चैलेंजेस होते हैं. अब देखिए, सुसाइड, डिप्रेशन, ये मुख्तलिफ किस्म के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. इससे भी पेरेंट्स स्ट्रेस हो सकते हैं. सो एक्सेप्ट योर चाइल्ड फॉर हु दे आर, एम्ब्रेस देम एंड बिलीव कि and they're all capable and they're all intelligent, and you want to explain the world to your child अगर autistic हो in a way कि वो समझते हैं, and take them out wherever you go and be proud of them and be confident and do as much as you can to help them. Don't rely therapy के ऊपर सिर्फ, because therapist के पास बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन आपका बच्चा है, तो take responsibility, put in the effort, and miracles will happen. Amazing. That's some nice words you just shared. And once again, thank you so much for your time, Isma. और काफी कुछ आपने बहुत अहम बातें की है ना. I am hopeful कि इनके थ्रू है ना the parents who were watching or either listening, उनको काफी हद तक इससे फायदा होगा. And the benefits जो कि acceptance और awareness के साथ बता रही है ना, वो हमें दिखने शुरू होंगे in future इंशाल्लाह. So till the next podcast, I believe that's it for today. And I say you all, Allah Hafiz. Thank you for having me.